संविधान के मूलभूत लक्षण। तो यहाँ पे जो है हमें संविधान के मूलभूत लक्षणों के विषय में बताया गया है। 26 जनवरी 1950 से लागू विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत तथा ब्यौरेवार भारत के लिखित संविधान की कुछ विशिष्ट तथा मूलभूत लक्षण निम्नानुसार है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि 26 जनवरी 1950 जब से हमारा यह संविधान लागू किया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान जो लिखित स्वरूप में है। और इस संविधान में जो है कुछ निम्नलिखित यहाँ पे लक्षण है वह बताए गए हैं, जिसके विषय में हम जानेंगे। लिखित दस्तावेज। तो सबसे पहला हमारे संविधान का मूलभूत लक्षण है कि यह लिखित दस्तावेज है। ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर भारत सहित विश्व के सभी लोकतंत्रात्मक देशों के संविधान लिखित स्वरूप में है। भारत की सामाजिक, भौगोलिक तथा वैविध्यपूर्ण परिस्थिति तथा पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने भारत के लिए लिखित स्वरूप का स्वरूप निश्चित किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर जो लोकतंत्रात्मक देश है, भारत सहित बाकी सभी लोकतंत्रात्मक देशों के संविधान जो है वह लिखित स्वरूप में है। भारत की सामाजिक, भौगोलिक, वैविध्यपूर्ण परिस्थिति तथा पहले का जो इतिहास है उसे ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने भारत के लिए लिखित संविधान का स्वरूप यहाँ पे निश्चित किया है। तो इस तरह से यहाँ पे लिखित दस्तावेज यह हमारे संविधान का एक मूलभूत लक्षण है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि संविधान का आकार। भारत का संविधान 22 भागों में विभाजित है। 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स तथा 8 परिशिष्टों, वर्तमान में 12 परिशिष्टों का समावेश किया गया है। इस संविधान में केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था तथा उसके आंतरिक संबंध, लोगों के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग तथा समाज के वंचित समूह के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे संविधानों की अपेक्षा विशाल, विस्तृत तथा ब्यौरेवार है। तो यहाँ पे हमें संविधान का आकार के विषय में बताया गया है कि भारत का संविधान जो है वह 22 विभागों में विभाजित है। 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स तथा 8 परिशिष्ट में, जो कि अभी वर्तमान में 12 परिशिष्ट का समावेश किया गया है। और इस संविधान में केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था तथा उनके आंतरिक संबंध जो है किस प्रकार के हैं, लोगों के मूलभूत अधिकार क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, उसके बाद स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, पिछड़ा वर्ग, समाज में वंचित समूह के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे संविधानों की अपेक्षा में जो है काफ़ी विशाल, विस्तृत तथा ब्यौरेवार है। तो इस तरह से संविधान का आकार यह भी हमारे संविधान का एक मूलभूत लक्षण है। एकल नागरिकता। अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, अर्थात पहली नागरिकता यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए की तथा दूसरी वह जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य की नागरिकता। जबकि हम भारत के किसी भी राज्य में निवास करते हैं हमें एक ही नागरिकता प्राप्त है, वह है भारतीय नागरिकता। हमारे यहाँ राज्य के नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अमेरिका जैसे देश में जो है प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। पहली नागरिकता उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की तथा दूसरी नागरिकता वह जिस राज्य में निवास करते हैं वहाँ की नागरिकता उन्हें प्राप्त होती है। इस प्रकार यहाँ पे जो है अमेरिका में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 2 नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि हम भारत में जो रहने वाले लोग हैं हमारे यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को जो है एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, वह है भारतीय की नागरिकता। फिर वह व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में रहते हो परंतु उसे जो नागरिकता है वह एक ही प्राप्त होती है और वह है भारतीय नागरिकता, यानी कि वह भारत देश का नागरिक है। हमारे यहाँ पे राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र। तो यहाँ पे जो है हमें आगे मजबूत केंद्र वाला जो समवाय तंत्र है इसके विषय में बताया गया है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी समवाय तंत्र फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि भारतीय संविधान में जो है कहीं पर भी समवाय तंत्र यानी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इस प्रकार भारत एक संघीय राज्य है। संघ शब्द द्वारा
भारत में एक संघ यानी केंद्र तथा इकाई राज्यों के बीच कभी भी परिवर्तन न किया जा सके, ऐसा स्थायी संबंधों का लिखित स्वरूप में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार से जो है संघीय राज्य यानी कि संघ शब्द द्वारा भारत में जो है इकाई राज्यों के बीच किसी भी प्रकार से कभी भी कोई परिवर्तन ना किया जाए, ऐसा स्थायी संबंधों का जो लिखित स्वरूप है वह संविधान में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया गया है। इकाई राज्यों को संघ केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ सरकार को अनेक महत्वपूर्ण सत्ताएं प्रदान की गई है। समवाय तंत्र में केंद्र सरकार तथा प्रदेशों की राज्य सरकार के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो इसमें आगे हमें बताया है कि इकाई राज्य यानी कि जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ सरकार को अनेक सत्ताएं प्रदान की गई है, परंतु समवाय तंत्र में जो है केंद्र सरकार तथा प्रदेशों की राज्य सरकार जो है उनके बीच सत्ता का विभाजन किया गया है। यानी कि जो है केंद्र सरकार जो है वह पूरे देश का शासन चलाती है और राज्य सरकार जो है वह अपनी सरहदों के जो है उस सरहदों के निर्माण में रहकर वह कार्य करती है। कानून बनाने का वगैरह वह जो कार्य करती है वह अपने राज्य के प्रति होता है, जिसे राज्य सरकार अपने प्रदेश में अपने कार्यक्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण कर सके। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किए गए सत्ता के अनुसार दोनों अपनी सत्ता का उपभोग करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस प्रकार से दोनों सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिससे राज्य सरकार अपने प्रदेश में तथा अपने कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखते हुए जो है कानूनों का निर्माण कर सके। और संविधान में जो है केंद्र और राज्यों के बीच किए गए सत्ता विभाजन के अनुसार जो है दोनों अपनी सत्ताओं का उपभोग कर सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है, जो केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता और कार्य विभाजन को लेकर उत्पन्न किसी भी विवाद के संदर्भ में संविधान का अर्थघटन करके विवाद का समाधान करता है। तो इस तरह से यहाँ पे बताया है कि संविधान में जो है केंद्र और राज्य के बीच किए गए सत्ता विभाजन के अनुसार जो है दोनों अपनी सत्ता का यहाँ पे उपयोग करते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में जो है तटस्थ, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र न्यायतंत्र की व्यवस्था की गई है, जो केंद्र तथा राज्य के बीच सत्ता और विभाजन कार्य को लेकर जो है उसमें कोई भी विवाद उत्पन्न हो तो उसके संबंध में जो है संविधान का अर्थघटन करके विवाद का समाधान करता है। भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का स्पष्ट और विस्तृत विभाजन किया गया है, जिसके लिए संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है। तो आगे हमें बताया गया है कि भारत में जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है सत्ता का स्पष्ट और विस्तृत विभाजन किया गया है कि कौन सी सरकार कौन सा कार्य करेगी, जिसके लिए जो है संविधान में 3 सूचियां बनाई गई है। संघ केंद्र सूची। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संघ सरकार जो है वह कौन कौन से कार्य करती है। संघ सूची में कुल 97 विषयों का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को प्राप्त है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे संरक्षण, विदेशी मामले, परमाणु शक्ति, वित्त, बीमा, बैंकिंग, डाक, तार, रेलवे आदि क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का अधिकार है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि संघ सूची में जो है कुल 97 विषयों का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है यह संघ सरकार को प्राप्त होता है। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे कि संरक्षण के विषय में, विदेशी मामला कोई है उसके विषय में, परमाणु शक्ति, वित्त के क्षेत्र में, उसके बाद बीमा, बैंकिंग वगैरह जो क्षेत्र है, डाक, तार, रेलवे आदि जो क्षेत्र है, इन सभी में केंद्र सरकार कार्य करती है और केंद्र सरकार को इन क्षेत्रों पर अधिकार है। अब यहाँ पे हमें राज्य सूची के विषय में बताया गया है कि राज्य सूची में जो है किन किन कार्यों का समावेश किया गया है तथा राज्य सरकार कौन कौन से कार्य करती है। इनमें कुल 64 विषयों का समावेश किया गया है, जिन पर कानून बनाने की संपूर्ण सत्ता राज्यों की विधानसभाओं को प्राप्त है। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, जीवन, जमीन, आंतरिक और व्यापार वाणिज्य विषयक आदि सेवाओं का समावेश राज्य सूची में किया गया है। अगर केंद्र को लगे कि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था भंग हो रही है तो उस राज्य की सहमति अथवा सहमति के विरुद्ध भी केंद्र उस राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हमें राज्य सूची के विषय में बताया है कि इनमें जो है कुल 64 विषयों का समावेश किया गया है, जिन पर जो है कानून बनाने की संपूर्ण सत्ता राज्य सरकार की विधानसभाओं को प्राप्त होता है। केंद्र और व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं जो है
उसके बाद कृषि संबंधी जो कार्य है, सिंचाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य, जमीन तथा आंतरिक व्यापार जो है किस तरह से हो, और वाणिज्य विषयकारी सेवाओं का समावेश जो है यह राज्य सूची में किया गया है। यदि केंद्र को ऐसा लगे कि कोई राज्य ऐसा है जो कानून और व्यवस्था भंग कर रही है और जो कार्य है वह व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है, तो वह जो है संघ सरकार वह उस राज्य की सहमति अथवा सहमति के विरुद्ध में भी राज्य में जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ को भेज सकते हैं। अब आगे हमें संयुक्त यानी समवर्ती सूची के विषय में बताया गया है कि संयुक्त समवर्ती सूची क्या है। संयुक्त सूची में कुल 47 विषयों का समावेश किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। लेकिन जब केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के कारण दोनों के बीच विवाद या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि संयुक्त सूची में जो है कुल 47 विषयों का समावेश किया गया है जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है वह केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों को है। लेकिन जब केंद्र सरकार भी कानून बनाए तथा राज्य सरकार भी कानून बनाए और उन दोनों के बीच जो है कानून को लेकर या किसी विवाद या संघर्ष की स्थिति हो, तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है और उन कानूनों को सर्वोपरि माना जाता है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में संयुक्त समवर्ती सूची के विषयों के संदर्भ में केंद्र संघ को विशेष सत्ता सौंप दी गई है। इस सूची में दीवानी और फौजदारी मामले, विवाह, तलाक तथा भरण पोषण, शिक्षा, आर्थिक आयोजन, व्यापारी संघ आदि का समावेश किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में जो है संयुक्त सूची में यहाँ पे समवर्ती सूची के विषय के संदर्भ में जो है केंद्र जो सरकार है, संघ सरकार, उनको विशेष रूप से सत्ता सौंपी गई है। इसमें जो है जैसे कि दीवानी जो मामले होते हैं वे, फौजदारी मामले, विवाह, तलाक, शिक्षा, भरण पोषण, लोगों की आर्थिक स्थिति का आयोजन, व्यापारी संघ आदि का समावेश जो है वह इस संयुक्त सूची में होता है। शेष सत्ताएं जिन विषयों के संदर्भ में केंद्र तथा राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सका, ऐसे विषयों का समावेश शेष सत्ता में किया गया है। इन अतिरिक्त विषयों तथा शेष सत्ता में शामिल विषयों पर कानून निर्माण करना या उनमें परिवर्तन करने की संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार यानी संसद को प्राप्त है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जिन विषय के संदर्भ में जो है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच सत्ता का स्पष्ट रूप से विभाजन नहीं किया गया है कि यह कार्य जो है किस सत्ता के अंतर्गत है, उस विषय का जो समावेश है वह शेष सत्ता में किया गया है। इन अतिरिक्त जो विषय तथा शेष सत्ता में शामिल किए गए जो विषय है, इन पर कानून का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन की संपूर्ण सत्ता जो यह भी केंद्र सरकार संसद को प्राप्त होती है। भारत में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय साधनों का भी विभाजन किया गया है। उत्पादक शुल्क, आयात निर्यात कर, आयकर आदि अधिक आय प्राप्त करने वाले करों, टैक्सेस को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को, जबकि विक्रय कर, मनोरंजन कर, राजस्व, शिक्षण कर जैसे कम आय वाले करों को लगाने का अधिकार राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। इसलिए राज्यों को केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता पर आधार रखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच वित्तीय साधन का भी विभाजन किया गया है कि दोनों सरकार को बीच जो है वित्त किस तरह से दोनों सरकार को प्राप्त हो। तो उत्पाद शुल्क, आयात कर, निर्यात कर, आयकर वगैरह जो है इन सभी पर जो है कर लगाने का कार्य है वह केंद्र सरकार को प्राप्त होती है। टैक्सेस लगाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, जबकि विक्रय किया गया जो है जैसे कि मनोरंजन कर, राजस्व कर, शिक्षण कर और कम आय वाले कर जो है उनको लगाने का अधिकार जो है राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। इसलिए राज्यों को केंद्र के अनुदान के रूप में से प्राप्त होने वाली जो है वह उस पर आधार रखना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमने इतना जाना।